नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अग्रवाल स्वास्तिक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पुनः आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने एमपीपीएससी मेंस ओल्ड सिलेबस की विस्तार से चर्चा की, जिसमें मैंने अपने विषय भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर काफ़ी सारी बातें आपसे इस वीडियो के माध्यम से की थी। भारतीय अर्थव्यवस्था जो पेपर नंबर 3 का पार्ट बी है, इसमें 7.1 से लेकर 7.17 तक 17 टॉपिक्स जो कवर किए गए हैं, जो सिलेबस में रखा गया है। इसमें आपके पढ़ने की रणनीति क्या हो, इन टॉपिक्स को पढ़कर आप एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें, इन तमाम बिंदुओं पर मैंने विस्तार से चर्चा की थी। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया था कि आगामी वीडियोस में हम सभी टॉपिक्स पे 1 बाय 1 विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी टॉपिक्स का एक ओवरव्यू और विगत वर्षों में इन टॉपिक्स से आए हुए प्रश्नों का आकलन करते हुए, अध्ययन करते हुए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन टॉपिक्स में से किस प्रकार के क्वेश्चंस, किस नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस कड़ी में आज मैं 17 में से 7.7 नंबर का टॉपिक राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन की प्रणाली, इस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। राष्ट्रीय आय क्या है, विभिन्न इसके पहलू क्या हैं, लेखांकन की प्रणाली क्या है, कौन कौन सी विधियाँ हैं जिसके तहत राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, इसका महत्व क्या है, राष्ट्रीय आय के आकलन की हमारे देश में सीमाएं क्या हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। यह टॉपिक 2 पार्ट में मेरे द्वारा लिया जाएगा। आज के वीडियो में मैं इसके बेसिक कंसेप्ट पर चर्चा करूंगा और ये प्रयास करूंगा कि आपको मैं बेसिक कंसेप्ट राष्ट्रीय आय का समझा सकूं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले मेरा यह मानना है, एमपीपीएससी मेंस की चूँकि हम उत्तर लिखने वाले हैं, तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि विगत कुछ वर्षों में हम एक 4-5 वर्षों का वो ले लें, ट्रेंड ले लें कि विगत कुछ वर्षों में पर्टिकुलर इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर इस टॉपिक में भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। 2014 से लेकर 2018 तक राष्ट्रीय आय के इस टॉपिक से 3 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, सबसे पहले हमें इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। बच्चों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी विषय में कभी भी अगर आप कोई टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आप ये प्रयास करें कि पिछले 4-5 वर्षों के क्वेश्चंस आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के निकाल लें कि 3 नंबर में किस नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 6 मार्कर्स में कैसे प्रश्न आते हैं, और इस टॉपिक से 15 नंबर के प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं। इस अध्ययन के पश्चात या इस आकलन के पश्चात एक ट्रेंड से आप अवगत हो जाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है इस टॉपिक का जो हमें कवर करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक्स में जो भी टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक्स में एक कोर इकोनॉमिक्स का पार्ट अलग होता है। राष्ट्रीय आय की अगर मैं बात करूं और अगर मैं इसे कोर इकोनॉमिक्स के रूप में पढ़ना चाहूं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आए थे और आगामी एग्ज़ाम्स में, परीक्षाओं में एमपीपीएससी के किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनकी संभावनाएं आपको व्यक्त करनी होंगी। सबसे पहले मैं 2014 से लेकर 2018 तक के प्रश्नों का संग्रह जो मेरे पास है, इस पर मैं चर्चा करूंगा कि पिछले विगत वर्षों में 2014 से 2018 में इस पर्टिकुलर टॉपिक से एमपीपीएससी मेंस के ओल्ड सिलेबस को मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उस पर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस 3 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर के विगत वर्षों में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं 2014 से। 2014 में 3 मार्कर्स, 3 नंबर का कोई भी प्रश्न इस पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं पूछा गया था। 6 नंबर में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान की सीमाओं को बताइए। शब्द है यहाँ सीमाएं, लिमिटेशंस। स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया। जब राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन किया जाता है या जब पर्टिकुलर किसी भी देश में या भारत में, यहाँ भारत की बात हो रही है कि भारत में जब राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है तो कौन कौन सी रुकावटें, अड़चनें आती हैं जिससे हमारे राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में प्रभाव पड़ता है। 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है।
100 वर्ड्स में हमें लिखना है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जब मैं अभी इस टॉपिक को डील करूंगा तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 15 नंबर का भी कोई प्रश्न 2014 के एग्जाम में नहीं पूछा गया था। 2015, 14 के बाद हम आते हैं 2015 में 3 नंबर का एक प्रश्न है जो डायरेक्टली इस टॉपिक से नहीं है लेकिन इससे इंटरलिंक्ड है। असूचित अवैध आय, इलीगल या अनरिपोर्टेड इलीगल इनकम, 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया है। 6 नंबर का डायरेक्ट इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा गया है। सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। 2 शब्द हैं यहाँ, एक सकल घरेलू उत्पाद और एक है शुद्ध घरेलू उत्पाद। राइट ब्रीफ ऑफ जीडीपी एंड एनडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है आएंगे हम। 15 नंबर का एक इनडायरेक्ट प्रश्न मैं बोल सकता हूं कि 2015 में पूछा गया था कि काला धन क्या है। भारत सरकार वर्तमान में इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठा रही है, या भारत सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। व्हाट इज ब्लैक मनी, डिस्कस रिसेंट स्टेप्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कर्ब दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा नेशनल इनकम के कंसेप्ट से इस प्रश्न का लेना देना नहीं है, लेकिन नेशनल इनकम अगर हमने पढ़ा है तो काफ़ी कुछ बातें इस प्रश्न पर हम इस टॉपिक का सहारा लेते हुए लिख सकते हैं। 2016 की मैं अगर बात करूं, 3 नंबर का यहाँ पर एक प्रश्न जरूर पूछा गया था, राष्ट्रीय आय लेखांकन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ राष्ट्रीय आय शब्द नहीं है, राष्ट्रीय आय लेखांकन, दोनों में अंतर होता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यहाँ अकाउंटिंग की बात हो रही है। अकाउंटिंग करने के पश्चात फाइनली जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं वो राष्ट्रीय आय होता है, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पूछा गया है राष्ट्रीय आय लेखांकन। 6 नंबर और 15 नंबर का कोई भी प्रश्न 2016 में नहीं पूछा गया है। 2017 की मैं अगर बात करूँ तो 2017 में 3 नंबर का एक प्रश्न फिर से पूछा गया है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें। इससे पहले वाले वर्ष में 2016 में राष्ट्रीय आय लेखांकन पूछा गया था और 2017 में राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें, डिफाइन नेशनल इनकम। 6 और 15 नंबर का प्रश्न फिर से 2017 में नहीं पूछा गया है। लास्ट मेंस 2018 का, इसमें 3 नंबर के 2 प्रश्न हैं। पहला है शुद्ध प्रवाह की अवधारणा क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नेट इनफ्लो, और दूसरा है हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग। इसमें 6 नंबर का भी एक प्रश्न इनडायरेक्टली पूछा गया है और वो है भारत में आय वितरण में असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों को समझाइए। 6 नंबर का प्रश्न है, यह भी डायरेक्टली तो मैं नहीं कहूँगा कि इस टॉपिक का है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस टॉपिक से ये कोरिलेटेड है। एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। ये तमाम प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के आधार पर एक बात यहाँ ये समझने में आता है कि ये टॉपिक जो कि एक मैं कहूँ कहीं ना कहीं एक टेक्निकल टॉपिक है, कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है। इस टॉपिक से एमपीपीएससी मेंस में विगत वर्षों में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस, और ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत ही ऊपर से प्रश्न पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर इस विषय पर आपकी कमांड, एवरेज कमांड भी अगर होती तो इन प्रश्नों का जवाब आप बहुत ही सटीक तरीके से दे सकते थे वहाँ पर। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो निश्चित रूप से आप वहाँ क्वेश्चन गलत करके आते। जैसे कि मैंने एक वहाँ पे तुलना करके आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय पूछा गया हो तो अलग लिखना है, राष्ट्रीय आय लेखांकन पूछा गया है तो कुछ बातें अलग लिखनी है। अगर राष्ट्रीय आय लेखांकन पूछा गया है और आपने राष्ट्रीय आय के बारे में लिख दिया तो आपको 3 में से 1 भी नंबर हो सकता है ना मिले। इसलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न को समझना है, उसके बाद उत्तर लिखना प्रारंभ करना है। 2018 के बाद जो भी आगामी मेंस का एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बहुत कुछ भी हो सकता है। ऐसा फिर से मैं ये बात कहूँगा कि कोई भविष्यवाणी करना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन अगर एक ओवरव्यू, एक मोटे तौर पर इसके कंसेप्ट को अगर हम क्लियर कर लें, जो कि बहुत आसान सा टॉपिक है, तो कोई भी प्रश्न एमपीपीएससी के द्वारा पूछा जाए इस टॉपिक में हम बहुत अच्छा उत्तर लिखकर आ सकते हैं। चलिए तो इस टॉपिक को हम प्रारंभ कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन की प्रणाली। 2 बातें हैं यहाँ कि राष्ट्रीय आय क्या है और इसके लेखांकन की प्रणाली, मेथड्स, सिस्टम्स क्या है। सबसे पहले मैं पहले कंसेप्ट पे आऊँगा, वो है राष्ट्रीय आय। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, राष्ट्रीय आय की अवधारणा।
नाम से स्पष्ट है, राष्ट्रीय आय। कोई व्यक्ति जब ये बताने का प्रयास करता है कि मेरी मासिक आय 10,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, तो वह अपने व्यक्ति विशेष की आय के बारे में बात करता है। यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्र की आय की। नाम से स्पष्ट है, नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। एक देश के अंदर बहुत से लोग हैं, एक देश के लोग देश के बाहर भी काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इस पर्टिकुलर देश में जिसका राष्ट्रीय आय कैलकुलेट किया जा रहा है वहाँ आकर काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय आय में कुल मिलाकर नाम से यह बात स्पष्ट होता है कि राष्ट्र की आय। जितना आसान ये एक सेंटेंस में बताने में लग रहा है, इतना आसान इसका कैलकुलेशन है नहीं। राष्ट्रीय आय में बहुत सारी बातें हैं जहाँ प्लस माइनस हमको चीज़ें करनी होती हैं। अगर एक 3 नंबर के हिसाब से मैं इसके डेफिनेशन को डिफाइन करने का प्रयास करूं तो यहाँ यूँ कहा जा सकता है कि किसी राष्ट्र का एक समय विशेष के दौरान या यूँ कहूँ एक वित्तीय वर्ष में समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय होता है। रिपीट करूं, किसी देश में, किसी राष्ट्र में एक समय विशेष के दौरान, एक वित्तीय वर्ष के दौरान समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय होता है। 2-3 पॉइंट है यहाँ पर। पहला पॉइंट ये है, किसी राष्ट्र में भारत अगर ये कहे कि मेरा राष्ट्रीय आय इतना है, ठीक है, जीडीपी के आधार पर मैं वैश्विक स्तर पर इस पोजीशन पे हूँ, PPP के आधार पर परचेसिंग पावर पैरिटी, सारे कंसेप्ट पे आएंगे 1 by 1 जब जो टॉपिक आएगा। PPP के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था इस पायदान पर है। जब ऐसी बातें होंगी तो वहाँ उसे राष्ट्रीय आय का जिक्र करना होगा। तो अगर हम भारत का ही यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें कि किसी राष्ट्र का, मतलब भारत का एक समय विशेष के दौरान या यूँ कहूँ एक वित्तीय वर्ष के दौरान, फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष आपको मालूम है, भारत में नेशनल इनकम की अकाउंटिंग 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक की जाती है, जो कि 1 साल का समय है। तो एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं, कैसी वस्तुओं और सेवाओं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, यहाँ बहुत एक महत्वपूर्ण शब्द है। अगर ये शब्द छूट गया तो राष्ट्रीय आय का कंसेप्ट बिगड़ जाएगा। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पर काउंट नहीं करना है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक ब्रेड का पैकेट है 20 रुपये का। इस ब्रेड के पैकेट से पहले या यहाँ तक पहुँचने से पहले हम मान लेते हैं कि 10 रुपये का गेहूँ था, उससे 15 रुपये का आटा बना और फिर फाइनली 20 रुपये का ब्रेड का पैकेट बना। अगर कोई देश या भारत अपने राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में जिस गेहूँ से ब्रेड बना है उस पर्टिकुलर चैनल में अगर वो गेहूं का भी रेट इंक्लूड करे, आटे का भी रेट इंक्लूड करे और ब्रेड के पैकेट का भी रेट इंक्लूड करे, तो वो वहाँ पर मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि फाइनल गुड्स यहाँ पर अंतिम वस्तु जो उपभोग में लिया गया वो ब्रेड था। गेहूं को डायरेक्टली किसी ने कंज्यूम किया, हालांकि गेहूं डायरेक्टली कोई कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन रोटी के रूप में उसने गेहूं से आटे बनाकर रोटी बनाकर वो खाया, वहाँ कैलकुलेशन का तरीका अलग हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में अगर उसने 10 रुपये गेहूं का भी कैलकुलेट किया, 15 रुपये आटे का भी कैलकुलेशन किया और 20 रुपये ब्रेड के पैकेट के प्राइस को भी इंक्लूड किया, तो 20 और 15 35 और 10 45 रुपये अगर वो राष्ट्रीय आय के रूप में लेता है तो वहाँ यह मिस्टेक कर रहा है, ये कैलकुलेशन गलत है। फाइनल गुड्स वहाँ पे क्या था? ब्रेड। तो ब्रेड बनने से पहले जिन चीज़ों का उपयोग किया गया और फाइनली ब्रेड को कंज्यूम किया गया जिस रेट पर, वो प्राइस या वो रेट वह दर केवल वही राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट किया जाएगा। इसीलिए वहाँ शब्द जोड़ा गया, उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग। तो यहाँ केवल हमें 20 रुपये ऐड करना होगा, अदरवाइज कैलकुलेशन हमारा दोहरी गणना यहाँ हो रही है। दोहरी तीहरी गणना से हमको यहाँ पर बचना होगा और राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग हमें करना होगा। डेफिनेशन फिर से मैं एक बार आपको बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। किसी राष्ट्र में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय होता है।
अब अगर आपको 3 नंबर का प्रश्न राष्ट्रीय आय क्या होता है या राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें, डिफाइन नेशनल इनकम, सिंपल सा ये जो सेंटेंस मैंने आपको कहा है, ये उत्तर लिखकर आप 3 में से 2, 2.5, 3 अंक अर्जित कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर परीक्षक इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बहुत उसने होल्डिंग रखी है और वो बहुत ही बारीकी से कॉपी चेक कर रहा है और आपने इसमें 1-2 शब्द भी आगे पीछे किया, अंतिम शब्द आपने नहीं लिखा, मौद्रिक मूल्य नहीं लिखा, एक वित्तीय वर्ष नहीं लिखा, तो उस कंडीशन में आपका उत्तर पूर्ण नहीं है, क्योंकि नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है वह एक प्रवाह का कंसेप्ट है। अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे भारत के राष्ट्रीय आय क्या है, ये सेंटेंस यूज़ करना सही नहीं है पूर्ण रूप से। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की राष्ट्रीय आय इतनी थी, अर्थात यह स्टॉक का कंसेप्ट नहीं है, फ्लो का कंसेप्ट है। ये स्टॉक नहीं है, ये एक प्रवाह है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी देश की राष्ट्रीय आय कितनी है। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो राष्ट्रीय आय का कंसेप्ट कुल मिलाकर जो मैंने सेंटेंस कहा, ये आपके द्वारा लिखा जा सकता है। अब यहाँ एक बात और आती है कि राष्ट्रीय आय शब्द तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय में अलग अलग अवधारणाएं हैं जिस पर प्रश्न आता है। जैसे कि एक 6 नंबर के प्रश्न का जिक्र अभी हमने किया भी था कि जीडीपी और एनडीपी के बारे में आपको बताना था। एक 6 नंबर का प्रश्न विगत वर्षों में पूछा गया है। तो 6 नंबर का जो प्रश्न था जीडीपी और एनडीपी क्या है, इसे समझाएं। उसी आधार पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा एक विस्तृत अवधारणा है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। 1 बाय 1 एक एक कंसेप्ट पे, एक एक पॉइंट पे हम बात करते हैं डिटेल से, ठीक है, और समझने का प्रयास करते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है। एक डायग्राम आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो साथ में डायग्राम बनाते चलें। खासकर ये वीडियो उन मेंस के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो 2019 का मेंस देने वाले हैं। मैं अपने 2 वीडियो के माध्यम से पूरा राष्ट्रीय आय वाला जो टॉपिक है इसे कवर करूंगा। अगर ये 2 वीडियोस भी अगर आप देख लेते हैं तो राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। लेकिन वीडियो देखें कहाँ, वीडियो तब देख पाएंगे दोस्तों जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मैं अवधारणा पे आता हूँ। मुख्य रूप से यहाँ 4 अवधारणाएं हैं। मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय में 4 अवधारणाओं पर बात होती है। सबसे पहली अवधारणा है यहाँ पे जीडीपी, दूसरा है जीएनपी, तीसरा एनडीपी और चौथा है एनएनपी। फुल फॉर्म भी लिखते चलते हैं और साथ ही साथ एक एक अवधारणाओं पर बात करते चलते हैं। पहली जो अवधारणा है जीडीपी, इसे हम लिख सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में से कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। दूसरी अवधारणा है यहाँ पे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरी अवधारणा है एनडीपी, निवल या यूं कहें शुद्ध घरेलू उत्पाद। और चौथी अवधारणा है यहां पर एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ भी यूँ कहें निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी को पुनः हम 2 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ऊपर। एक है एनएनपी एट मार्केट प्राइस और एनएनपी एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। और दूसरा कंसेप्ट है इसमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। कितनी बातें हो गई? सबसे पहले आप देख रहे हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
नीवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद, और अंतिम पॉइंट है यहाँ पर एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट या नीवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी को मैंने दो भागों में बांटा था, एनएनपी एट मार्केट प्राइस अर्थात बाजार कीमत पर नीवल राष्ट्रीय उत्पाद, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट साधन लागत पर नीवल राष्ट्रीय उत्पाद। सभी कंसेप्ट में जो सबसे मेन कंसेप्ट या मैं यूँ कहूँ जो सबसे अंतिम कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। रियल नेशनल इनकम ये है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्यों है, इस बात पर आते हैं। सबसे पहले मैं प्रारंभ करना चाहूंगा जीडीपी से। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय की परिभाषा इससे पहले जो हमने पढ़ी या समझी, सभी कंसेप्ट में वही परिभाषा है, कुछ चीज़ें केवल यहाँ चेंज होंगी। जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फिर से हम ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि किसी राष्ट्र में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। एक शब्द यहाँ अगर हम जोड़ देंगे तो ये डेफिनेशन पूर्णतः सत्य हो जाएगा कि किसी राष्ट्र में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। राष्ट्रीय आय के डेफिनेशन से जीडीपी के डेफिनेशन में एक शब्द मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा, अतिरिक्त जोड़ा, वो था भौगोलिक सीमा के अंतर्गत। क्या है ये भौगोलिक सीमा? एक जो मैप जब आप देखेंगे हमारे देश का, तो एक जो आपको राजनीतिक पॉलिटिकल हमारी बाउंड्री दिखेगी या राजनीतिक क्षेत्र दिखेगा। राष्ट्रीय आय के या जीडीपी के कैलकुलेशन में इस राजनीतिक सीमा के अलावा और भी कई सीमाएं इंक्लूड की जाती हैं। राजनीतिक सीमा के अलावा क्या इंक्लूड करते हैं हम? हमारी समुद्री सीमा, हमारे विदेशों में स्थित दूतावास, उच्च आयोग, वाणिज्यिक दूतावास। अगर भारत किसी अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में है तो वहाँ का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, किसी ध्रुवीय अनुसंधान कार्यक्रम में है तो ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र, किसी गहन समुद्री कार्यक्रम में है तो गहन समुद्री क्षेत्र। इन तमाम बिंदुओं को जोड़ने के बाद किसी देश की भौगोलिक सीमा बनती है और भारत की भी भौगोलिक सीमा बनती है। अर्थात हमारा राजनीतिक क्षेत्र हुआ, समुद्री क्षेत्र हुआ, ठीक है, हमारे विदेशी दूतावास या कार्यालय जो हैं उनका क्षेत्र हुआ, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हुए, ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र हुए, गहन समुद्री क्षेत्र हुए। इन तमाम चीज़ों को जोड़कर हमारे भौगोलिक सीमा का निर्माण होगा। तो इस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत हमारे नागरिक जो यहाँ कार्यरत हैं और हमारे नागरिक जो हमारे देश के बाहर भी कार्यरत हैं, इन सभी लोगों की आय और साथ में विदेशों के जो व्यक्ति हमारे देश में काम कर रहे हैं इन बाउंड्रीज में उनकी आय, इन समस्त आय को जब हम जोड़ दें तो इसके बाद जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त होगा वो सकल घरेलू उत्पाद है। क्लियर है बात? ठीक है, मतलब किसी भी देश के जितने भी भौगोलिक सीमा में लोग काम कर रहे हैं, चाहे भारतीयों के द्वारा काम किया जा रहा हो, चाहे विदेशियों के द्वारा काम किया जा रहा हो, और इसके अतिरिक्त ऐसे भारतीय जो विदेशों में अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, इन सभी का आय अगर इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है, तो यह जीडीपी है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो विदेशों के लोग हमारे देश में आकर काम कर रहे हैं या उनकी कंपनियां जो हमारे देश में आय अर्जित कर रही है, इसकी आय को हम अपनी इनकम में क्यों जोड़ें? इसकी आय को हम इसलिए अपनी इनकम में जोड़ें क्योंकि विश्व के सभी देशों में इस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए विश्व बैंक और IMF ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसी देश में कोई भी काम कर रहा हो, किसी राष्ट्र में कोई भी काम कर रहा हो, उनकी इनकम क्या है। क्योंकि अगर आपके देश में विदेशी लोग या विदेशी कंपनियां भी काम करके आय अर्जित कर रही हैं, अर्थात आपके देश का, आपकी इकोनॉमी का एक आकर्षण है जो एक पहलू को तो जरूर दिखाएगा। कौन से पहलू को? संख्यात्मक पहलू को, आपकी आंतरिक दक्षता को, कि आपके देश में क्या आकर्षण है। निश्चित रूप से उस देश का जीडीपी ज़्यादा होगा जिस देश में दूसरे देश के लोग भी कार्य करने में इंटरेस्टेड हैं,
और इंटरेस्टेड तभी होंगे जब आपके देश में वो वातावरण है, आपकी इकोनॉमी में वह वातावरण है कि वो उनको आकर्षित करती है। तो यहाँ पे चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, सभी लोगों की आय को जोड़ा जाएगा। तो ये संख्यात्मक दृष्टिकोण के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी देश के आंतरिक दक्षता को दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। एक यहाँ पर की पॉइंट और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि विश्व बैंक और IMF सभी देशों का तुलनात्मक अध्ययन GDP के आधार पर ही करते हैं, और कोई भी देश अपना जो विकास दर है, ग्रोथ रेट है, वो परसेंटेज भी GDP को कंपेयर करके ही निकालती है। तो विकास दर भी GDP पर ही कैलकुलेट होता है, और IMF, वर्ल्ड बैंक भी जो विभिन्न देशों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं वो भी GDP के आधार पर ही करते हैं। इसलिए इस अवधारणा का भी महत्व है। GDP में भी दो प्रकार की GDP होती हैं, जिसमें मैं अभी आऊँगा चारों कंसेप्ट के बाद। एक GDP होता है स्थिर कीमत पर, और एक GDP होता है करंट प्राइसेस पे, वर्तमान मूल्यों पर। उन दोनों पॉइंट्स पे मैं बाद में आता हूँ। GDP को समझने के बाद सेकंड कंसेप्ट में आते हैं GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक शब्द का यहाँ अंतर है, एक अल्फाबेट का अंतर है, D और N का। ग्रॉस की जगह ग्रॉस है, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक की जगह नेशनल है। पहले वाले कंसेप्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले कंसेप्ट में चाहे आपके देश के नागरिक हों चाहे विदेशों के जो विदेशी हैं वो हों, सभी के आय जुड़े जाते हैं। ये इस कंसेप्ट का अपना एक अलग महत्व है। इस कंसेप्ट में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, एक शब्द यहाँ पर है NFIA, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अर्थात अगर एग्जाम्पल ले लें हम कि 100 रुपये हमारा GDP था, इस 100 रुपये के GDP में बहुत सारे विदेशी जो हमारे देश में कार्यरत थे, या बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो हमारे देश में कार्यरत थीं, साथ में हमने जो आयात किया उसके कारण जो पैसे बाहर गए। इसके अलावा हमारे देश के नागरिक जो बाहर कार्यरत हैं और जो हमारे देश में जिन्होंने आय भेजा, या हमने जो निर्यात किया उससे हमें जो आय प्राप्त हुई, मतलब आउटफ्लो इनफ्लो, जो आवक है और जो जावक है, इन दोनों का एडजस्टमेंट करना होगा। यहाँ पे जो आया निश्चित रूप से उसे जोड़ लो, जो गया उसे माइनस कर दो। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो प्लस और माइनस करने के बाद फाइनली जो बचा वो क्या है, GNP। मतलब यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि GNP में भौगोलिक सीमा से मतलब नहीं है, यहाँ संबंध है यहाँ के नागरिकों से। तो डेफिनेशन यहाँ पे क्या बनेगा, किसी राष्ट्र का एक वित्तीय वर्ष के दौरान वहाँ के नागरिकों के द्वारा, जबकि हमने यहाँ क्या यूज़ किया था, उस भौगोलिक सीमा में, यहाँ क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उनके नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग। एक शब्द का अंतर आ रहा है, यहाँ भौगोलिक सीमा, यहाँ नागरिकों के द्वारा। वो नागरिक चाहे अमेरिका में काम कर रहा हो, चाहे जापान में काम कर रहा हो, रूस में काम कर रहा हो, या कहीं भी काम कर रहा हो, उसका इनकम अगर भारत में आया है तो उसे हम ऐड कर लेंगे। और हमारे देश में जहाँ जहाँ के लोग भी काम कर रहे थे, जहाँ जहाँ की कंपनियाँ काम कर रही थी, वो आय जो बाहर गया उसे हम माइनस कर देंगे। तो ये कायदे से देखा जाए तो GDP से ज़्यादा परिष्कृत फिगर यहाँ पे हमें मिल रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपके देश में एक्चुअल में ओवरऑल आय आपके लोगों के द्वारा कितना जनरेट किया गया। तो GDP एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिया था कि 100 रुपये की हमारी GDP है, भारत का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस 100 रुपये के GDP में अगर हम ये माने कि हमारे देश के लोगों के द्वारा विभिन्न देशों में काम करके, हमारे देश के उद्योगों के द्वारा विभिन्न देशों में काम करके 20 रुपये का इनकम जनरेट किया गया, तो हम यहाँ पर 20 रुपये जोड़ देंगे। और विदेशियों के द्वारा मान लेते हैं कि 10 रुपये का इनकम यहाँ से जनरेट किया गया हमारे देश से। हालांकि मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये उल्टा है वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो जो है वो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, या फिर एक हमने एक यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिया कि 20 रुपये हमारे नागरिकों के द्वारा इनकम यहाँ लाया गया और 10 रुपये विदेशियों के द्वारा भारत से अर्जित किया गया, जो वो अपने देश लेकर चले गए। अर्थात GNP में चाहे हमारे देश के नागरिक भारत में काम कर रहे हों या अन्य किसी देश में काम कर रहे हों, हमारे राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग GNP कहलाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर है बात?
अब इस अवधारणा की महत्ता क्या है? निश्चित रूप से जैसे इस अवधारणा की महत्ता ये थी कि यह संख्यात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है। ठीक है, विभिन्न देशों के तुलना के रूप में यह काम आता है। यह संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक पहलू पर भी जोर दे रहा है। कैसे? यह आपकी आंतरिक दक्षता को दिखाता था, यह आपकी राष्ट्रीय दक्षता को दिखाएगा। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन दक्ष है, तो निश्चित रूप से यह मानव संसाधन विश्व के सभी देशों में, या मैं यूँ कहूँ भारत को छोड़कर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, वहाँ जाकर वे अपने सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ वे उद्योग काम कर रहे हैं और इनकम जनरेट करके अपने देश में वो इनकम वो ला रहे हैं। तो ये गुणात्मक पहलू पर और राष्ट्रीय दक्षता पर फोकस्ड है। दोनों कंसेप्ट का अपना अपना महत्व है। क्लियर है बात? जैसे मैंने कहा था कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जीडीपी के आधार पर विभिन्न देशों का तुलनात्मक अध्ययन करता है, उसी प्रकार आईएमएफ ने एक यहाँ पर बात मेंशन की है कि ऐसे देश जिनका जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा हो, आ रही बात समझ में? जीएनपी किससे ज़्यादा हो? जीडीपी से। कब संभव होगा ये? जब आपके देश में पैसा ज़्यादा आए और आपके देश से पैसा कम बाहर जाए। तो आपके पास ज़्यादा पैसा तब आएगा जब आपके लोग सक्षम होंगे, जब आपके उद्योग बाहर कार्यरत हैं और इनकम जनरेट कर रहे हैं, जब आपके देश की कुल मिलाकर जो ओवरऑल एक मतलब इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत बेहतर है। इस एग्जाम्पल में भी हमने ये पाया था कि जीएनपी 110 है और जीडीपी 100 है। तो जब भी जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी, जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी, उन्हीं देशों को आईएमएफ विकसित देश की कैटेगरी में रखेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो जीडीपी और जीएनपी, इन दोनों कंसेप्ट के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली। तीसरा कंसेप्ट यहाँ पर क्या है? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद। पहला था ग्रॉस, अब है नेट। हमको सकल से शुद्ध में आना है, निवल में आना है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होगा कि जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान बहुत सारे मशीनरी या अन्य चीज़ों को जो उपयोग में लाया गया, उसमें मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन लगा हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। इस कोचिंग संस्थान के दौरान सेवाओं से जो भी हमने इनकम जनरेट किया, सर्विसेज के माध्यम से जो भी हमने इनकम जनरेट किया, और इस दौरान हमने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करने के लिए लैपटॉप, कैमरा, अन्य चीज़ों का जो उपयोग किया, इसकी जो वर्तमान में कीमत है, क्या वही कीमत हमेशा रहेगी? निश्चित रूप से, चूँकि ये मशीनरी चीज़ें हैं, तो ड्यू टू वियर एंड टियर, ठीक है, मतलब इनकी इफ़िशियंसी में कमी निरंतर आती जाएगी। और इस इफ़िशियंसी में जो कमी आती है, इसी के लिए एक टेक्निकल शब्द है डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। तो अगर हमने मूल्यह्रास को हमारे आय में से माइनस नहीं किया, हमने दिखाया कि हमारा जीडीपी 100 रुपये है, लेकिन इस 100 रुपये को उत्पादित करने के लिए हो सकता है कि 10 रुपये हमारी अन्य चीज़ों में, मतलब इस उत्पादन में संलग्न वे सभी चीज़ें, ठीक है, जिनका उपयोग किया गया, उसकी कीमत में जो घिसावट आई, जो कमी आई, जो मूल्यह्रास हुआ, अगर हम उसे माइनस नहीं करते तो हमारे पास सही आंकड़े नहीं हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि 10 रुपये हमने मूल्यह्रास यहाँ पर किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत में यह डिसाइड करता है कि किस प्रोडक्ट पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, किस दर से चार्ज किया जाएगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की भी अलग अलग विधियां हैं, किस विधि से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। क्लियर है बात? तो हमने मान लिया कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 10 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा था, तो हम अपने जीडीपी में से वो 10 रुपये जब तक माइनस नहीं करेंगे तब तक हमारे पास सही आंकड़े नहीं हैं। अर्थात एनडीपी या एनएनपी, अगर हमें जीडीपी से एनडीपी प्राप्त करना है या जीएनपी से एनएनपी प्राप्त करना है, तो हमें ग्रॉस से नेट में आने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, मूल्यह्रास को घटाना होगा, तभी जाकर हम एक्चुअल आंकड़े में पहुंच पाएंगे। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आईएमएफ और विश्व बैंक ने कहा कि भैया हम विभिन्न देशों का तुलनात्मक अध्ययन जीडीपी पे करेंगे, एनडीपी पे नहीं। कायदे से देखा जाए तो यहाँ तो सकल की जगह हमें शुद्ध आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। जो कंपैरिजन है, जो तुलनात्मक अध्ययन है, कायदे से वो हमेशा नेट वैल्यू पर होनी चाहिए। लेकिन एनडीपी पे तुलनात्मक अध्ययन नहीं करने का जो रीज़न है, जो कारण है, वो ये है कि विभिन्न देशों का अलग अलग उत्पाद, अलग अलग प्रोडक्ट पर डेप्रिसिएशन का रेट
और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की विधि दोनों अलग अलग है। भारत में अगर एग्जांपल के तौर पर ये डिपेंड करेगा उस इकोनॉमी की लाइफ स्टाइल क्या है, उस इकोनॉमी का स्टेटस क्या है। एग्जांपल ले लेते हैं कि भारत में मान लेते हैं हम कि एक एसी का जीवन काल यहाँ पर किसी हाउस होल्ड ने, किसी एक घर ने, किसी एक गृहस्थी ने ये माना कि 10 साल का है, कि 10 साल में इस एसी का उपयोग करने वाला हूँ। तो 10 साल के हिसाब से उस प्रोडक्ट पे वो 10% डेप्रिसिएशन पर ईयर चार्ज करेगा कि 10 साल के बाद मैं इसे कबाड़ मान लूँगा कि अब कोई काम का नहीं है। लेकिन ऐसी इकोनॉमी जहाँ का स्टेटस हाई है वो 10 साल तक उस एसी को यूज़ नहीं करेंगे। वे क्या सोचेंगे कि इस एसी का लाइफ मैं 5 साल मानूंगा, 5 साल के बाद मैं इसे यूजलेस मानते हुए नया एसी घर में लेकर आऊँगा। तो जिस इकोनॉमी में वहाँ के व्यक्तियों ने एसी का लाइफ 5 साल माना, वे एसी सेम एसी पर वही मान लेते हैं XYZ कंपनी की एसी भारत में है और सेम XYZ एसी की कंपनी का एसी उनके घर में भी लगा हुआ है, वही एसी। उसने 5 साल का जीवन काल माना, इसने 10 साल का माना। जिसने 10 साल का माना वो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, जिसने 5 साल का माना वो 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। तो सेम प्रोडक्ट पर अगर अलग अलग रेट से अलग अलग देशों में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है, तो फिर तुलनात्मक अध्ययन कैसे संभव है? विधियां अलग अलग हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। भारत में हो सकता है किसी अन्य विधि से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है, अमेरिका में किसी अन्य विधि से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के ऊपर आपके आंकड़े उलटते पुलटते रहेंगे, इसमें फेरबदल होता रहेगा। तो इस कंडीशन में तुलनात्मक अध्ययन कैसे संभव है? जिन्होंने ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज किया उनकी इनकम कम दिखेगी, जिन्होंने कम डेप्रिसिएशन चार्ज किया उनकी इनकम ज़्यादा दिखेगी। तो तुलनात्मक अध्ययन इस कंसेप्ट के आधार पर संभव नहीं है दोस्तों। इसीलिए IMF और विश्व बैंक ने GDP को अपने तुलनात्मक अध्ययन के लिए मापदंड माना है। क्लियर है बात यहाँ तक? अर्थात आपको जब भी ग्रॉस से नेट में आना होगा, आपको मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। लास्ट कंसेप्ट में आते हैं NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, हमने सबसे पहले भौगोलिक सीमा के अंतर्गत समस्त भारतीय हों या विदेशी हों, सबके आय को जोड़ दिया। बाद में हमने विदेशियों के आय माइनस कर दिए और हमारे देश के लोग या हमारे उद्योग जो बाहर कार्यरत हैं उनके आय को जोड़ दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया और फाइनली हम इस अवधारणा में पहुंच गए NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेट नेशनल प्रोडक्ट में आपको 2 कंसेप्ट दिख रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। एक NNP एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर NNP, और एक NNP एट फैक्टर कॉस्ट FC, साधन लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट। दोनों बातें क्या है समझते हैं। हमको फाइनली राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करना है। राष्ट्रीय आय, एक दिमाग में आप हमेशा शब्द लेके चलें, वैल्यू एडिशन। क्या था और क्या हो गया इस वित्तीय वर्ष के दौरान? क्या वैल्यू एडिशन हुआ, क्या प्रवाह हुआ? किन चीज़ों का प्रवाह? वस्तुओं और सेवाओं का। वस्तुओं और सेवाओं का क्या प्रवाह बढ़ गया, कितना प्रवाह बढ़ गया? जो प्रवाह बढ़ा वही प्रवाह आपका राष्ट्रीय आय है। तो यहाँ जो प्रवाह बढ़ा, ये प्रवाह 2 तरीके से हमें दिख रहा है, एक बाजार कीमत पर और एक साधन लागत पर। मार्कर है मेरे पास, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। इस मार्कर को हमने मान लिया कि इस देश में इस मार्कर का निर्माण किया गया। इस मार्कर को निर्माण करने के लिए उत्पादन के 4 कारक होते हैं, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपने सुना होगा। भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, 4 चीज़ें हैं। भूमि को किराया मिलता है, श्रम को पारिश्रमिक मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है और संगठन को लाभ मिलता है। मतलब इस मार्कर को बनने में, इसके प्रवाह को लाने में 4 चीज़ों का योगदान था और चारों चीज़ों को अपना कुछ कंपनसेशन मिला था। हम मान लेते हैं कि 2-2 रुपये सबको मिला, भूमि को 2, श्रम को 2, पूंजी को 2 और संगठन को 2। अर्थात इस पर्टिकुलर मार्कर से इस वित्तीय वर्ष में हमारे देश में 8 रुपये का प्रवाह हुआ। 8 रुपये का तो प्रवाह हो गया, लाभ भी जुड़ गया है संगठन का इसमें, बढ़िया। लेकिन जब ये मार्केट बाजार में बिकने आए तो क्या सरकार अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इस मार्कर की कंपनी से क्या कोई चार्ज नहीं करेगी? निश्चित रूप से करेगी। इनडायरेक्ट टैक्स लेगी इस पर। कौन सा लेगी? अप्रत्यक्ष कर, कि बाजार में अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो भैया हमें कुछ कर दीजिए। अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ये टैक्स वाले चैप्टर में हम आएंगे।
अगर सरकार ने इसमें 2 रुपये का टैक्स ले लिया तो यह मार्कर बाजार में कितने में बिका? 10 रुपये में। इसकी बाजार कीमत क्या हो गई? 10 रुपये। लेकिन एक्चुअल में प्रवाह कितने का हुआ था? 8 रुपये का, क्योंकि उत्पादन के केवल 4 ही कारक हैं, 5वां कारक नहीं है। तो 4 कारक के माध्यम से चूंकि प्रवाह 8 रुपये का हुआ था तो हमें राष्ट्रीय आय में 8 रुपये ही जोड़ा जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम इसकी बाजार कीमत राष्ट्रीय आय में जोड़ लें, ठीक है, 10 रुपये यदि हम जोड़ लें तो यह कैलकुलेशन गलत हो रहा है। अप्रत्यक्ष कर मार्केट प्राइस में जुड़ गया है, जो कैलकुलेशन गलत है। यह हमारी मौद्रिक राष्ट्रीय आय को दिखा रहा है, वास्तविक राष्ट्रीय आय को नहीं। क्रेता और विक्रेता जिस कीमत पर खरीदने और बेचने को तैयार होते हैं उसे बाजार कीमत कहा जाता है। 10 रुपये में यह बिकने को तैयार था और खरीदने को भी तैयार था। तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जो एक्स्ट्रा जुड़ गया, इसे जब तक हम माइनस नहीं करेंगे तब तक हम मौद्रिक से वास्तविक राष्ट्रीय आय तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने शुरुआत में ही लिखा था कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही वास्तविक राष्ट्रीय आय होता है। ये तो मौद्रिक है। 2 रुपये यहां पर अप्रत्यक्ष कर का एक्स्ट्रा जुड़ गया, इसे जब तक माइनस नहीं किया जाएगा तब तक हम वास्तविक राष्ट्रीय आय में नहीं पहुंचेंगे। दूसरा कंडीशन एक और हो सकता है कि अगर यह कोई अति आवश्यक वस्तु है, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जहां सरकार सब्सिडी देती है। सरकार ने इस 8 रुपये के मार्कर का जो प्रवाह हुआ था इसमें सब्सिडी का ऐलान किया, सब्सिडी देने की बात कही, और उसने इसके मैन्युफैक्चरर को ये कहा कि भैया आप इस मार्कर को 7 रुपये में बेचना। कहाँ? बाजार में। 1 रुपये सरकार आपको दे देगी, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरर अगर इसे 8 रुपये के कैलकुलेशन के बाद 7 रुपये में अगर बाजार में बेचता है, 1 रुपये का घाटा मैन्युफैक्चरर क्यों उठाए? मैन्युफैक्चरर घाटा नहीं उठाएगा। सरकार ने इस प्रोडक्ट पे सब्सिडी की बात कही है। सब्सिडी हमारा एक टॉपिक भी है मेंस में। सब्सिडी में सरकार 1 रुपये की क्षतिपूर्ति स्वयं के द्वारा करके उस मैन्युफैक्चरर को दे देगी। मतलब पहला मार्कर 10 में बिकने आया था बाजार में, वहाँ 2 रुपये की गड़बड़ी हुई थी, अप्रत्यक्ष कर जुड़ गया था जिसे माइनस करना पड़ेगा। दूसरे वाले मार्कर में 1 रुपये की सब्सिडी दे दी गई, मतलब 8 का सामान कितने में बिका? 7 में बिका। यहाँ भी कैलकुलेशन गलत है, ठीक है, क्योंकि प्रवाह एक्चुअल में जो हुआ था वो 8 का हुआ था। और यहाँ बार बार मैं शब्द यूज कर रहा हूँ प्रवाह। जितने का प्रवाह हुआ है वही आपका राष्ट्रीय आय है। तो यहाँ पर सब्सिडी के कारण चूंकि ये बाजार में 1 रुपये कम में बिका, इसीलिए हमें इस मिस्टेक को वापस सही करना होगा और सब्सिडी को फिर से मार्केट प्राइस में जोड़ना होगा। मतलब इस बात को मैं अगर कंक्लूड करूं तो मार्केट प्राइस में जो जुड़ गया था उसे घटाना है, जो घट गया था उसे जोड़ना है। क्या जुड़ गया था? अप्रत्यक्ष कर, उसे क्या करना होगा? घटाना होगा। क्या घट गया था? सब्सिडी, उसे क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस में अप्रत्यक्ष कर माइनस करने के बाद और सब्सिडी ऐड करने के बाद फाइनली जो फिगर, जो आंकड़े हमें प्राप्त होंगे वो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड दैट इज रियल नेशनल इनकम। यही वास्तविक राष्ट्रीय आय है। तो फाइनली वास्तविक राष्ट्रीय आय कौन सा होगा? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय जो निकाला जाता है वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पर ही निकाला जाता है। हमारे देश की पूरी आय क्या है और हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं, इन दोनों को जब आपस में डिवाइड कर दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का ही यूज किया जाता है अपॉन देश की कुल जनसंख्या, तब जाकर हमें फाइनली एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होता है। 4 कंसेप्ट की मैंने बात की, बहुत कम समय में मैं चारों को आपको रिवीजन कराता हूं। जीडीपी का संबंध है भौगोलिक सीमा से, जीएनपी का संबंध है वहां के नागरिकों से, मूल्य ह्रास माइनस करेंगे तो हम ग्रॉस से नेट में आएंगे। यहां पे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी में 2 प्रकार के कंसेप्ट के बारे में हमने बात की, यह मौद्रिक राष्ट्रीय आय है, यह वास्तविक राष्ट्रीय आय है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल ये 4-5 अवधारणाएं जो आप सामने व्हाइट बोर्ड में देख पा रहे हैं, ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा है। शुरुआत में मैंने एक बात और कही थी जिसका मैं कंसेप्ट और क्लियर कर दूं, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे कि जीडीपी भी 2 प्रकार से है। मैंने शुरू में ये बात कही थी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस पहले बना लूँ। जीडीपी में हमने 2 बात की थी, एक जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे, स्थिर कीमत पर, और एक वर्तमान कीमत पर, मतलब करंट प्राइस पे। वर्तमान कीमत लिख लेता हूं मैं यहाँ।
और यहाँ लिख लेते हैं स्थिर कीमत। जीडीपी भी दो प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, एक स्थिर कीमतों पर और एक वर्तमान कीमतों पर। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने के लिए जो स्थिर कीमत प्रयोग में लाया जा रहा है वो उसका आधार वर्ष 2011-12 है। क्या है उसका आधार वर्ष? ये अपने के हिसाब से आपको काम आ सकता है 2011-12, ये बेस ईयर है, आधार वर्ष है। ठीक है, मतलब जीडीपी कैलकुलेट करते समय जैसे कि हमने कहा कि आपके राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी तभी संभव है जब उस पर्टिकुलर ईयर में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह हुआ है। लेकिन यहाँ एक कंट्राडिक्शन हो सकता है, यहाँ एक विसंगति हो सकती है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जीडीपी आपको बढ़ा हुआ दिखे लेकिन वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में बढ़ोतरी नहीं हुई। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम मान लेते हैं 2011-12 जो बेस ईयर था उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं और वर्तमान में हम मान लेते हैं 2019-20, इस फाइनेंशियल ईयर का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2011-12 में हम मान लेते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक्स कंट्री में 100 यूनिट्स का उत्पादन हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था, 100 इकाइयों का उत्पादन हुआ था और 2011-12 में प्रति इकाई कीमत 10 रुपये थी, अर्थात जीडीपी 1000 रुपये हुआ। ठीक है, 2019-20 में भी हम मान लेते हैं कि 100 इकाइयों का ही उत्पादन हुआ, अर्थात किसी प्रकार का वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में यहाँ वृद्धि हमें नहीं दिख रही है, फिर से उत्पादन 100 का ही हुआ। लेकिन क्या जिन वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 2011-12 में 10 रुपये थी, 19-20 में उतनी ही रहेगी? क्या मुद्रास्फीति का प्रवाह नहीं पड़ेगा अर्थव्यवस्था में? मुद्रास्फीति या महंगाई के कारण हम मान लेते हैं कि 2019-20 में वस्तुओं और सेवाओं की प्रति इकाई कीमत 15 रुपये हो गई, तो जीडीपी यहाँ पर 1500 रुपये हो गया। केवल इन दो आंकड़ों का अगर हम कंपैरिजन करते, तुलना करते, तो हमें ये लगता कि यार 2011-12 की तुलना में 2019-20 में 50% की बढ़ोतरी हमारे नेशनल इनकम में हुई है, जो कि सोच हमारी गलत होती, क्योंकि ये बढ़ोतरी वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में हुई वृद्धि के कारण नहीं हुआ, ये बढ़ोतरी केवल मुद्रास्फीति के कारण हुआ। जबकि हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी तभी मानी जाएगी जब वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हुई हो। इसलिए अगर हम केवल 15 रुपये का कैलकुलेशन करके हम दोनों आंकड़ों का कंपैरिजन करते तो हमारा कंसेप्ट गलत था, हमारी सोच गलत थी। इसलिए 2019-20 में भी 100 इकाइयों का स्थिर कीमत मतलब 2011-12 की कीमत पर कैलकुलेशन किया जाएगा। एक कैलकुलेशन तो वर्तमान कीमत पर किया जाएगा जो कि 15 रुपये है, और एक कैलकुलेशन किया जाएगा स्थिर कीमत जो कि 10 रुपये था, तो हम पाएंगे कि हमारा जीडीपी 1000 ही है। हर वर्ष किसी भी देश के द्वारा करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे, मतलब स्थिर कीमत पर और वर्तमान कीमत पर, दोनों कीमतों पर जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है, ताकि एक्चुअली ये पता किया जा सके कि केवल वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हुई है या ये जीडीपी जो हमें ज़्यादा प्रतीत हो रहा है ये केवल मुद्रास्फीति के कारण है। क्लियर है बात? तो दो प्रकार की जीडीपी है, एक मौद्रिक जीडीपी, एक वास्तविक जीडीपी। जैसे यहाँ पर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में एक वास्तविक राष्ट्रीय आय था, एक मौद्रिक राष्ट्रीय आय था, वैसे ही यहाँ पर भी जो मुद्रास्फीति वाला राष्ट्रीय आय है, जीडीपी है, ठीक है, ये मौद्रिक जीडीपी है, और स्थिर कीमत पर जो हमने जीडीपी का कैलकुलेशन किया ये वास्तविक जीडीपी है। 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बाजार कीमत पर जीडीपी और स्थिर कीमत पर जीडीपी और वर्तमान कीमत पर जीडीपी के बीच में क्या अंतर है। 4-5 पॉइंट आप बहुत आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। नेशनल इनकम का बेसिक कंसेप्ट या इसकी जो अवधारणा है वो मुख्य रूप से इन 4 बातों पर ही आधारित है, जहाँ से विगत वर्षों में 3 और 6 नंबर के प्रश्न पूछे भी गए हैं। इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं वापस रिकॉर्ड करके राष्ट्रीय आय में जो बची हुई जो चीज़ें हैं या जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। 2019 मेंस के एस्पायरेंट्स, अगर मेरा लेक्चर नंबर 1 और 2 मतलब पर्टिकुलर इस टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, राष्ट्रीय आय का अगर पार्ट ए और पार्ट बी एक बार अच्छे से देख लें तो मुझे नहीं लगता कि आप मेंस के एग्जाम में इस टॉपिक से आए हुए प्रश्नों को अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही सटीक उत्तर आपके द्वारा इस टॉपिक पर लिखा जा सकता है।
कंटेंट के रूप में आप मुझसे PDF प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपसे ये आग्रह कर चुका हूँ और फिर से एक बार मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छे लेक्चर्स चाहिए तो निश्चित लगातार स्वास्तिक एकेडमी के वीडियोस आप देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही स्वास्तिक एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि किसी भी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।